So, hello everybody. Yes, sure. So, we are doing anatomy of flowering plants. Okay. Very simple topic, important from NEET point of view. Many students have difficulty in retaining the information given in the chapter because lots of examples are given. So, अपन ये भी करेंगे. अपन फिलहाल इसके concepts को पहले समझ लेते हैं. फिर उसके बाद I'll give you a shortcut series wherein we'll be revising each and every set of examples here with the mnemonics and shortcuts of how to remember them. ठीक है. सो पहला पैराग्राफ ये तो रबिश है, छोड़ दो. टिश्यू आपको पता है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है टिश्यू का कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. दैट इज अ जनरल डेफिनेशन. ऐसा जरूरी नहीं है ये प्लांट के बारे में चैप्टर है तो प्लांट हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, किसी में भी टिश्यू तो टिश्यू, ये बेसिकली सेम फंडा होता है. प्लांट टिश्यूज बेसिकली अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो वी कैन क्लासीफाई देम इनटू टू टाइप्स. ठीक है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं प्लांट टिश्यूज को. वी विल कॉल देम आइदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके, एंड सेकेंडली इज परमानेंट. तो मेरिस्टेमेटिक जो है वो डायनामिक है. डायनामिक यानी कि इट इज केपेबल ऑफ चेंजेस, इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ. तो और परमानेंट टिश्यू मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया तो वो डिवाइडिंग नहीं है. जो मेरिस्टेमेटिक है वो डिवाइडिंग है. मेरिस्टेमेटिक को आप स्टेम सेल की तरह समझ सकते हो जो प्राइमरी ग्रोथ में काम आता है. मेरिस्टेम्स बेसिकली ग्रोथ जो है वो उसमें हेल्प कर रहे हैं. एक्टिव सेल डिवीजन के रीजन्स हैं एंड दे आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स ऑब्वियसली फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस विच मीन्स टू डिवाइड. And these meristems will occur at the tips of the roots and the shoots and they produce primary tissue. So meristem के साथ ये term associated होगा हमेशा, आप देखना, primary, okay. And when they are at the apex, tips मतलब apex पे, देखो tips पे है यानी कि apex पे है अगर आप कहते हो तो आपको ये सीधा सीधा समझ लेना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं. ये लोग बात कर रहे हैं अपाइकल मेरिस्टेम्स की, यानी कि एपेक्स पे है, एंड्स पे है, टिप्स पे है, आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी टिश्यू, अपाइकल मेरिस्टेम. डायग्रामेटिकली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ओके. तो डायग्रामेटिकली भी अपन हर चीज़ को यहाँ पर समझेंगे किस तरह से आ रहा है. अच्छा, रूट का अपाइकल मेरिस्टेम अगर आप देखो तो रूट कैप, इनिशियल्स ऑफ रूट. अब हमने ये ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में ये पार्ट देखा, अपने को पता भी है कि रूट क्या है, रूट हेयर क्या है, रूट कैप क्या है. रूट कैप ये ऊपर का जो टफ स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है, उसका इनिशियल पार्ट. और वहाँ पर आपको मिलेगा रूट का अपाइकल मेरिस्टेम, यानी कि ये जो ग्रोथ सेंटर है प्राइमरी, जहाँ से रूट के एपेक्स का ग्रोथ होने वाला है, ये रूट का अपाइकल मेरिस्टेम है. ठीक है, इन द रूट. देन यू हैव इन द शूट ऑल्सो. द सेकेंड पार्ट इज द शूट. दे हैव रिटन ए एंड बी बट दे हैव नॉट मार्क्ड. एनसीईआरटी वाले कितने स्मार्ट है. तो ए एंड बी लिखा तो है बट ए एंड बी आपको मार्किंग नहीं मिल दिख रही. देखो डायग्राम में अब समझ में आएगा ना, ए एंड बी. हाँ, तो अगर शूट की हम लोग बात करें तो शूट के एपेक्स पे भी होता है. तो शूट के एपेक्स पे ये रहा, देखो यहाँ पे. तो ये शूट का अपाइकल मेरिस्टेम है ना. प्राइमोर्डियम समझते हो. प्राइमोर्डियम क्या होता है? इनिशियल अर्ली पार्ट जो होता है, अर्ली स्ट्रक्चर, उसको अपन प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर बोलते हैं. खैर वो लीफ का प्राइमोर्डियम, उस पे आएंगे. तो रूट का अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो टिप ऑफ द रूट पे होता है. शूट का अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम के डिस्टेंट मोस्ट रीजन, मतलब अगेन बेसिकली एपेक्स पे ही होता है. ठीक है. सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम फॉर्म द एक्सिलरी बड. मतलब कि अगर हम लोग फिर से डायग्राम की तरफ देखें तो जो मेरिस्टेम में से कुछ सेल्स नीचे रह गए, देखो लेफ्ट बिहाइंड जो नीचे रह गए वो एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं. तो एक्सिलरी बर्ड के ऊपर, इन शॉर्ट आपको एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना है कि एक्सिलरी बर्ड के ऊपर है ना, अबाव आपको शूट का मेरिस्टेम मिलेगा. आपको बात समझ में आ रही है.
और रूट की जो कॉर्टेक्स है या रूट का जो प्रोटोडर्म है उसके नीचे रूट का ये मिलेगा, कॉर्टेक्स और प्रोटोडर्म के नीचे आपको रूट का मेरिस्टेम मिलेगा और एक्सिलरी बर्ड के ऊपर आपको शूट का मेरिस्टेम मिलेगा। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स, एक्सिल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। They are present in the axils of leaves and are capable of forming a few new branch or a flower. The meristems which occur between the mature tissue is called as intercalary. ये एक सिंपल सा डेफिनेशन टाइप का, फैक्चुअल टाइप का ये लाइन है। जो मेच्योर टिश्यूज के बीच में ग्रो होता है डिवाइडिंग टिश्यू, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलेटेड नहीं है, बहुत बच्चे इंटरकैलेटेड लिखते हैं, आपको आदत है, आप कार्डियक साइकिल में, आप कार्डियक टिश्यू में आपने इंटरकैलेटेड डिस्क पढ़ा हुआ है, तो इंटरकैलरी है, ध्यान देना। ओके, दे अकर इन ग्रासेस, एग्जांपल है, एंड दे रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, है ना। गाय भैंस जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो अगर पार्ट्स अगर च्यू कर लेते हैं तो उसको रिन्यू करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए आपको डिवाइडिंग सेल चाहिए, मेरिस्टेम चाहिए, तो ऑब्वियसली। नाउ अपाइकल एज वेल एज इंटरकैलरी जो है, ये आर बोथ ऑफ देम आर प्राइमरी। तो अगेन अपन जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, तो इसको अगर अपन देखें, इसको एक्सपैंड करें क्लासिफिकेशन को, तो किस तरह से समझ में आएगा आपको? आपको समझ में आएगा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के थे, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, एंड परमानेंट, है ना। अब मेरिस्टेमेटिक में भी प्राइमरी एक अलग टाइप आ गई आपकी, समझ में। और प्राइमरी में भी आपने दो देख लिया अभी, एक अपाइकल देख लिया और एक इंटरकैलरी देख लिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अभी आएंगे और वेराइटीज पे भी जाएंगे अपन। तो प्राइमरी है तो कॉमन सेंस है कि भाई सेकेंडरी भी तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, ये तो मतलब बोलने की बात ही नहीं। तो प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा, सेकेंडरी भी है भाई। तो अपाइकल एंड आप बोल सकते हो इंटरकैलरी, ये दोनों जो है, अपाइकल कहाँ थे? टिप्स पे। इंटरकैलरी कहाँ थे? मेच्योर पार्ट्स के बीच में, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, सिंपल, एंड दे कंटेन कंट्रीब्यूट ऑल दैट इज फालतू। चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। तो मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स, particularly those that are woody axis and appear later than the primary, is called the secondary or the lateral. तो सेकेंडरी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ये कब आता है? ये बाद में, जो पहले उगता है, जो पहले बनता है वो प्राइमरी, जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी। अगेन इसमें क्या क्या टाइप्स है भाई? सिलिंड्रिकल है, फेसिकुलर एंड वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, एंड कॉर्क कैम्बियम है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सिलिंड्रिकल होता है शेप में, स्ट्रक्चर में, और फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इसको हम लोग सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं। ये भी अगेन हमने मॉर्फोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, अगर आपको याद हो तो, कि भाई कैम्बियम तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक हम लोग ज़्यादा करके प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आता है बेसिकली, बट कैम्बियम ये जो वर्ड है ये सेकेंडरी टिश्यू से रिलेटेड है। तो हमने कर लिया फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और तीसरा है कॉर्क कैम्बियम। अब ये क्या होते हैं ये तीनों, इसके बारे में भी अभी आगे हम लोग डिटेल में बात और ज़्यादा इन डेप्थ बातें करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये फेसिकुलर, वेस्कुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क, तो ये तीनों एग्जाम्पल है। दे आर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, ये भी ठीक है। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों ही टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स में द सेल्स दैट आर न्यूली फॉर्म्ड, they become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. This phenomenon we remember, हमने अभी just recently पढ़ा इसको, it's called differentiation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग ने रिसेंटली मॉर्फोलॉजी में डिस्कस भी किया।
व्हेन दे गो बैक टू दी मेरिस्टेमेटिक स्टेज, वापस दोबारा डिवाइड करने लग जाएं, तो फिर डी डिफरेंशिएशन, और जब नेक्स्ट उसमें अलग टाइप के सेल बने तो री डिफरेंशिएशन। ये भी याद होगा, आई होप सो। ठीक है, तो सच नाउ दे आर कॉल्ड परमानेंट। अब ये डिवाइड हो चुके, अब ये बन चुके परमानेंट या मेच्योर, अब ये परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, दे विल मेक द डर्मल टिश्यू, ग्राउंड वैस्कुलर वगैरह। वैस्कुलर टिश्यूज तो आपको पता ही है, ये पूरा चैप्टर बेसिकली उनके बारे में ही है ज़्यादा, जाइलम फ्लोएम वगैरह। परमानेंट सेल्स जो है ये डिवाइड नहीं होते। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। तो अब फर्दर इस क्लासिफिकेशन को अपन बढ़ाते जाएंगे, देखना। तो बेसिक आइडिया ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इज दैट यू पिक दिस वन क्लासिफिकेशन एंड कीप एडिंग मोर एंड मोर डिटेल्स टू दिस। दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो हमने क्या किया भाई, हमने प्लांट टिश्यू ले लिया, हमने ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये चैप्टर याद हो जाएगा आपको। हमने प्लांट टिश्यू ले लिया, हमने देखा उसमें मेरिस्टेमेटिक है, हमने देखा उसमें परमानेंट है ना। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या देखा, प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री लिख रहा हूँ मैं, 2 डिग्री लिख रहा हूँ, कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने देखा अपाइकल एंड इंटरकैलरी, है ना। किसी को याद नहीं है तो ऊपर वापस देख सकता है, मैंने डिटेल में लिखा हुआ ना यहाँ पे। फिर सेकेंडरी में हमने देखा इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, then you have cork cambium and देखो एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना। अच्छा, परमानेंट में अब और एक वेराइटी आ गई। तो परमानेंट में एक वेराइटी आ गई सिंपल। सिंपल में क्या है, सारे सेल एक जैसे, काफी इजी टू अंडरस्टैंड, सारे सेल जैसे। आपको याद होगा ना परमानेंट टिश्यू, एक बार आप अगर फंडा ऐसे देखो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर इसको कंपेयर करने जाएंगे अपन, परमानेंट टिश्यू को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की तरह गिने तो इजी हो जाएगा। तो एपिथेलियम में भी तो सिंपल टिश्यू वगैरह थे ना, अपने देखे थे। तो एपिथेलियम में सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, जब सारे सेल एक जैसे होंगे, स्क्वैमस वगैरह, तो हमने उसको सिंपल बोला। तो वही फंडा है, सेम फंडा है, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे, तो अलग अलग टाइप ऑफ सेल रहेंगे, तो ये तो कॉमन सेंस हो गई, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना यार। ओके, अब सिंपल टिश्यूज के डायग्राम देखते हैं, सॉरी डिटेल्स देखते हैं। तो ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल हो गया। अब सिंपल टिश्यूज में भी क्या क्या, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पीसीएस वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना। पीसीएस आईएएस पीसीएस होता है ना, वैसा। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब पेरेन्काइमा देखते हैं। तो इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द प्लांट ऑर्गन्स। द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मतलब सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। आइसोडायमेट्रिक का मतलब कि इनका शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों, शेप और स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होगा एक दूसरे से, तो इसीलिए इनको हम आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, व्हाटएवर जो भी है। अगर सपोज पेरेन्काइमेटस हम कहें, तो अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स हमने पकड़ लिया, तो वो अगर राउंड है तो सारे लगभग राउंड होंगे, अगर स्फेरिकल है तो सब स्फेरिकल होंगे, पॉलीगॉनल सभी पॉलीगॉनल होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। तो दे आर walls are thin made up of cellulose. Now their parenchymatous cells are basically cellulosic cells. ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, तो सबको मालूम है। ठीक है, फंक्शंस इसके जो हैं वो है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, सिंपल। दूसरा आता है कोलेनकाइमा। तो ये इट अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडेनस प्लांट्स।
तो सी डी यानी कोलिनकाइमा इज इन डाइकॉट्स, ऐसे याद रखना है, इजी है। सी डी दैट इज कोलिनकाइमा विल अकर इन मोस्टली इन डाइकॉट्स। नाउ दे व्हेन यू से इट इज लेयर्ड, तो वो लेयर कैसा, वो लेयर होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्म हो सकता है या पैची हो सकता है, दैट इज फाइन। थिकन्ड एट कॉर्नर्स, इसके जो सेल्स हैं उसके कॉर्नर पे सेल्यूलोज डिपोजिशन होता है, हेमीसेल्यूलोज डिपोजिशन होता है और पेक्टिन होता है। वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट डिपॉजिटेड एज एट द कॉर्नर्स ऑफ द कोलिनकाइमेटस टिश्यू, कोलिनकाइमा टिश्यू, राइट। पॉपुलर ये तीन दिए हुए, चौथा कुछ एक वो दिया रहेगा, वो रॉन्ग रहेगा, सीधी बात है ना। मे बी स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये इनकी और एक फीचर है। दे असिमिलेट फूड, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनका मेजर जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं, तो दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सच एज द स्टेम ऑफ अ लीफ एंड अ पेटियोल ऑफ अ स्टेम, यंग स्टेम ऑफ द प्लांट एंड द पेटियोल ऑफ अ लीफ। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। तो ये लॉन्ग नैरो सेल्स हैं विथ थिक लिग्निफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्निफाइड वॉल्स। अब देखो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन हमने कर ली। पेरेन्काइमा में क्या था भाई, पूरी वॉल सिर्फ सेल्यूलोज की थी। कोलिनकाइमा में क्या था, सेल्यूलोज था, फिर साथ में हेमीसेल्यूलोज था, पेक्टिन भी था। स्क्लेरेनकाइमा में है लिग्निन। ऑल ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बेसिक जो उनका फंडा है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ही है सब, भले वो लिग्निन हो या पेक्टिन हो या जो भी हो, बट अलग अलग मटीरियल है, वो उनकी अलग अलग पहचान है। दूसरी इंपॉर्टेंट पहचान क्या है, स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स है वो डेड होते हैं और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है इनका, यूनिक फीचर आउट ऑफ द थ्री। ठीक है, नाउ स्क्लेरेनकाइमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। फाइबर्स क्या है, थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स। स्क्लेरीड्स स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल हाईली थिकन्ड डेड सेल्स। अच्छा, डेड तो दोनों ही है, बट ये हाईली थिकन्ड है और ये फाइबर्स थिक वॉल्ड है, यानी कि इनकी वॉल्स थिक है और ये पूरा का पूरा ओवरऑल सेल जो वो थिकन्ड है। ये फर्क है पहली बात। और फाइबर जो है वो इलोंगेटेड और पॉइंटेड है और स्क्लेरीड जो है वो सिलेंड्रिकल है। लेट्स कम बैक, तो यहाँ पर देखें सिंपल टिश्यू को फिर से क्लासिफाई करते हैं। तो हमने क्लासिफाई किया सिंपल टिश्यू को इनटू पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा। ये जो मैं बाजू में लिख रहा हूँ ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन के ब्लाइंडली सिर्फ मार्क थोड़ी करते जाना है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। ये जो है ये आपको याद करने में हेल्प करेगा ना। ठीक है, पेरेन्काइमा में क्या था, सिर्फ सेल्यूलोज की वॉल थी भाई, है ना। कोलिनकाइमा में क्या था, सेल्यूलोज था, हेमी सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज था, हेमी सेल्यूलोज है, और है आपका पेक्टिन। स्क्लेरेनकाइमा में क्या था, हाईली लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन। अब स्क्लेरेनकाइमा में और फर्दर डिवाइडेड पार्ट्स थे, क्या थे याद करो, देखो यहाँ पे हमने मार्क किया अभी। तो स्क्लेरेनकाइमा में थे फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। अभी एकदम से याद हो गया, फाइबर्स हो सकते हैं, some people call it sclerides, it's not IDES, it's EIDS। ठीक है, स्क्लेरीड्स बोलना है, स्क्लेराइड्स नहीं कहना है।
ओके, जो स्क्लेरिड्स हैं उनमें सिलिंड्रिकल शेप है, आपने देखा। तो स्क्लेरिड्स कंटेन द लूमेन, यानी कि सिलेंडर के बीच की जो खाली, जैसे फ्लूट होता है, फ्लूट के बीच की जो खाली जगह, बाम्बू के बीच की खाली जगह, उसको अपन क्या बोलते हैं? लूमेन बोलते हैं। कॉमनली फाउंड इन द fruit walls of nuts, pulps of fruits like guava, pear, sapota, seed coats of legumes and leaves of tea. तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये इन सारी जगहों पर पाया जाता है इन जनरल। ठीक है, तो सिंपल हो गया। तो सिंपल है तो भाई जब प्राइमरी था तो सेकेंडरी भी होना चाहिए था, अब सिंपल हो गया तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स भी होगा भाई, सीधी बात है। तो दे आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो इस चैप्टर का मेजर कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट भी है वो है जाइलम एंड फ्लोएम, जो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करें। जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, ठीक है। तो जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस स्टेटमेंट हम लोगों ने स्कूल लेवल से सीखी हुई है कि भाई जाइलम इज फॉर वाटर, मतलब फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम फॉर ऐसे याद रखने को बोला था, फ्लोएम इज फॉर फूड। नॉट टेक्निकली कंप्लीटली 100% ट्रू, बट ठीक है, फॉर योर इंटेंट्स एंड पर्पसेस यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। सो वाटर के साथ साथ मिनरल्स जाएंगे, ये हमने मिनरल न्यूट्रिशन में ऑलरेडी देख लिया, अगर आपको याद हो तो, कि भाई जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है वो तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो पानी के साथ में डिसॉल्व होकर ही तो जाएंगे ना सॉल्ट्स। तो अगर हम देखें कि जो जाइलम है वो कंडक्टिंग टिश्यू है फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स, रूट से आएगा और स्टेम और लीव्स तक जाएगा। ऑल्सो प्रोवाइड्स क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एंड ऑल दैट, दैट इज अगेन अ लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस, छोड़ दो, ठीक है। जाइलम का मेन काम है कंडक्शन, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो देखते हैं अभी कैसा है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने क्लासिफाई किया जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम में क्या क्या है, जाइलम में क्या क्या है देखते हैं। तो जाइलम में है ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। ट्रेकीड्स, जाइलम वेसल्स, आप वेसल्स बोल सकते हो, जाइलम वेसल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइबर्स एंड जाइलम का पैरेन्काइमा, बल्क बनाता है पैरेन्काइमा जो है ना, वो बल्क बनाता है, बल्क। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये 4 ये हो गए फंडे इसके जाइलम के। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन, कि जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम होता है, और हाईलाइटर लगा देते हैं, अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम होता है वहां पर वेसल्स नहीं होते बच्चों, ठीक है, वहां पर वेसल्स नहीं होते, काफी इंपॉर्टेंट। ट्रेकीड्स कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स विद टेपरिंग एंड्स। अगेन फंडा क्या है, हर एक में किसी में लिग्निन ज़्यादा है, किसी में सेल्यूलोज ज़्यादा है, किसी में पेक्टिन ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये याद करना है कि भाई किस में क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ट्रेकीड्स में लिख लो ऐसे कि हाई कंटेंट ऑफ आपको लिग्निफाइड वॉल्स है, मतलब लिग्निन मिलेगा, सीधी बात है। दे आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ट्रेकीड्स एंड वेसल्स आर द मेन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स में
अच्छा, तो वेसल्स तो है ही नहीं ना जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में है, और वही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल क्या है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ सेल्स that are called vessel members, again having lignified walls, again having large lumen. They are also devoid of protoplasm. Vessel members are interconnected through perforations in their common walls. The presence of vessels is a characteristic feature of angio. In fact, many of you might be surprised to know, but some of you may be knowing already, the word angio literally means vessel. एंजियोस्पर्म नाम ही वहीं से आया कि जो फ्लावरिंग तो है वो तो ठीक है, फ्लावरिंग तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर एंजियो वर्ड कहाँ से आया? एंजियोस्पर्म, वो आया वेसल से। सो फन फैक्ट, एंजियोस्पर्म का नाम ही यहीं से पड़ा बिकॉज ऑफ ये जो लाइन मैंने मार्क की है। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स विद ऑब्लिटरेटेड लूमेन। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट अलग है ये, इसका लूमेन जो है वो ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट हो गया मतलब जैसे कोई खड्डा है उसको आपने मिट्टी डाल के भर दिया तो वो ऑब्लिटरेट हो गया, आपने उस खड्डे को भर दिया है, दैट्स कॉल्ड ऑब्लिटरेशन। सो लूमेन इसकी ऑब्लिटरेटेड है, मे बी सेप्टेट और असेप्टेड, यानी कि वॉल्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कंपार्टमेंट्स हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइलन पेरेन्काइमा सेल्स आर द लिविंग सेल्स, मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है, पर ये अकेला लिविंग है, बात समझो। तो जाइलम में सब डेड, ये लिविंग, ऐसा फंडा हो गया। अच्छा, ये लिग्निन लिग्निन सब जगह था, ये वाले में है भाई सेल्यूलोस। दे स्टोर फूड, वो तो ठीक है। दे ऑल्सो स्टोर टैनिन्स, चाय में मिलती है बहुत टैनिन्स, बचपन से सुनते आ रहे हो, चाय पियोगे सांवले हो जाओगे, ये वो है ना, टैनिन्स होते हैं उसमें। The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cells. रेडियली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है उसमें रेडियल कंडक्शन होता है पानी का। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, यानी कि जाइलम के जो इनिशियल फॉर्म्ड पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट फॉर्म्ड हैं, आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, जो बाद में बने उनको मेटाजाइलम कहते हैं। अच्छा, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्रोटोजाइलम जो है it lies towards the center of the stem is called the pith. The metaxylem lies towards the periphery. जो सेंटर की तरफ है वो पुराना है, जैसे यानी कि सेंटर से बढ़ता हुआ चालू हुआ, उल्टा नहीं आया, सेंटर से बनना चालू हुआ, तो पुराना वाला सेंटर में मिलेगा, नया वाला बाहर मिलेगा पेरिफेरी पे। दिस टाइप वेयर यू विल फाइंड प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड द एंडार्च जाइलम। इन रूट्स इट इज उल्टा। सी रूट्स में क्या है, रूट्स में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है, मेटाजाइलम सेंटर पे है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एग्जार्च। काफी सिंपल चीज है, कुछ भी सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टेम में पुराना अंदर नया बाहर, उसको बोलते हैं एंडार्च। रूट में पुराना बाहर नया अंदर, इसको बोलते हैं एग्जार्च। सिंपल, बात समझ में आ गई, इतना ही याद करके जाना है आपको। अच्छा, फ्लोएम क्या है भाई? इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा, फूड तो बन रहा है लीफ में, अच्छा वाटर वहां पे दिया था फ्रॉम रूट, मतलब वहां से रूट से आया, ओरिजिन वहां पे जा कहाँ रहा है वो भी देख लेना है, ठीक है। अगेन फ्लोएम के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे जाइलम के ये 4 एलिमेंट हमने लिखे, तो फ्लोएम के भी एलिमेंट लिख लेते हैं, पहले मार्क कर लेंगे फ्लोएम के एलिमेंट क्या क्या है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो आप बोल सकते हो लगभग सीधी बात है कि भाई सिमिलर चीज़ है, जैसे यहाँ पे ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं, वैसे यहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं। क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं, एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा है।
phloem parenchyma. यहाँ ले लेते हैं, तो ये प्रिंट करते वक्त आता नहीं पेज में। आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। अरे सॉरी, आई एम सो स्टूपिड। That's good. ठीक है ना? Okay. Yeah, so जैसे कि इसमें चार थे, सीव ट्यूब, सीव कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेंकाइमा। यहाँ पे चार थे, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पेरेंकाइमा। इंपॉर्टेंट क्या पार्ट्स थे भैया? तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि भाई ये लिविंग, ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है, ये लिविंग है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये चार हो गए। जिम्नोस्पर्म्स हैव अगेन ये यूनिक, जैसे वहां पर जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं था, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। एल्ब्यूमिनस मतलब एल्ब्यूमिन कंटेनिंग। ये भी हम लोग ने देखी, एल्ब्यूमिनस सीड्स होती थी वहाँ पे, एंडोस्पर्म जिसमें है वो, वैसे ही। पर जिम्नोस्पर्म्स लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स दोनों। तो यहाँ पर देखो, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों नहीं है किसमें? जिम्नोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म सबसे हाईली इवॉल्व है फॉर अ रीजन। वी नो नाउ, वी अंडरस्टैंड दिस नाउ कि हाँ भाई, जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें वेसल भी है जाइलम में, और फ्लोएम में सीव ट्यूब भी है, कंपेनियन सेल भी है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या है? सो दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। They are associated with companion cells. So sieve tubes हैं, they are associated with companion cells, and their end walls are perforated in a sieve. Sieve समझते हो? sieve का मतलब अपन हिंदी में जानते हैं इसको सब लोग। sieve का मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, छन्नी, जिसमें अपन चाय वगैरह डालते हैं ना, छन्नी, with lots of holes, that structure basically like a sieve। ठीक है? In a sieve-like manner to form the sieve plates. A mature sieve element possesses peripheral cytoplasm and a large vacuole. इसमें होता है large vacuole sieve element में, peripheral cytoplasm होता है, बड़ा vacuole होता है, but it is non-nucleated. ये काफी important term है यहाँ पर। It lacks a nucleus. Okay. फंक्शंस ऑब्वियसली, अब खुद का न्यूक्लियस है। अच्छा, अब ये लॉजिक कितना सही है ना, मतलब प्लांट ने कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है कि भाई बिकॉज सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल है। अब ये समझ में आ जाएगा कि कंपेनियन सेल की जरूरत क्या है बॉस। तो कंपेनियन सेल की जरूरत है उसको कंट्रोल करके, खुद का न्यूक्लियस तो है नहीं, कंट्रोल सेंटर तो न्यूक्लियस है ना, तो कंपेनियन सेल उसको बाहर से इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहा है, भले उसका हिस्सा नहीं है तो भी, ये उसके साथ एसोसिएटेड। यू कैन से लाइक अ सिम्बायोटिक, नॉट अ सिम्बायोटिक बट वैसा कुछ उस तरह से, एक चीज दूसरे को कंट्रोल कर रही है। हाँ, सो sieve tubes are controlled by nucleus of companion cell. Companion cells क्या है? तो companion cells specialized parenchymatous cells हैं, are closely associated. They are connected by, sieve tubes and companion cells are connected by pit fields
present between their longitudinal walls. Companion cells also help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes, and the phloem parenchyma is made up of tapering cylindrical cells with dense cytoplasm having a nucleus. Cell wall is cellulose, has pits, plasmodesmatal junctions. Plasmodesmata is basically cellular junctions, we know that. हमने हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम और प्लाज्मोडेस्माटा सब देखे हुए. फ्लोएम पेरेन्काइमा करता क्या है भाई? स्टोर्स फूड मटेरियल. मेनली पेरेन्काइमा का काम ही वही है. मेन काम है उसका फूड मटेरियल स्टोर करना, बल्क ऑफ द टिश्यू बनाना, और इन मेनी केसेस वो मॉडिफाई भी होता है इनटू अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज. It also stores resins and latex and mucilage. Mucilage is that gel-like material that certain plants produce. It's absent in most of the monocots. जैसे वहां पे हमने देखा था कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट था? डाइकॉट्स में देखा था ना, थोड़ी देर पहले कहा था CD, ऐसे याद रखना. वैसे यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट है मोनोकॉट्स, मतलब ये भी डाइकॉट्स में प्रेजेंट. सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे, उल्टा लिखते हैं एनसीईआरटी वाले. Phloem fibers are also called bast fibers. Are made up of sclerenchymatous cells. So phloem fibers are basically sclerenchyma cells. They are absent. They are elongated, unbranched. See, fibers हैं तो obviously elongated, unbranched. ये सब रटने की जरूरत नहीं, ये common sense की बात है. Cell wall is quite thick. At maturity, now this is important. At maturity, they lose their protoplasm and become dead. Now this is a very important point that people tend to miss out on. ठीक है, देखना ध्यान से. मैंने यहां पे कहा था कि ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है, और ये लिविंग है ना. यहां पर उल्टा है फ्लोएम में. देखो, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, पर ये डेड है. तो 4 में से यहां पर 3 डेड है, 1 लिविंग है. यहां पर 4 में से 3 लिविंग है, 1 डेड है. तो ये वाले को याद करके जाना पड़ेगा भैया कि भाई एक्सेप्शन है ये. तो पता चल गया है ना. और यहां पर ये वाला एक्सेप्शन है. क्लियर है? आराम से अपन पूरा सब कुछ डिटेल में कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं. Okay, then you have phloem fibers of jute, flax and hemp are used commercially. So अब जो अपने को पता है, जो जूट यानी कि वो जो गोनी का जो कपड़ा होता है ना, हेम्प वगैरह, ये सारे जो हम लोग यूज करते हैं like fibrous materials, they are what part of the plant that we are using? We are actually using their phloem fibers. अच्छा, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम. जैसे जाइलम में भी पहला वाला प्रोटोजाइलम था, बाद वाला मेटाजाइलम था, वैसे यहाँ पर भी जो पहले बना तो वो प्रोटोफ्लोएम था, जो बाद में बना तो वो ये था मेटा. पहले वाले में नैरो सीव ट्यूब्स होते हैं और बड़े वाले इस दूसरे वाले में बड़ी छोटी छन्नी और बड़ी होल, पर छोटे होल और बड़े होल होते हैं. दैट्स द आइडिया. टिश्यू सिस्टम. There are 3 types of tissue systems based on their structure and location. That is epidermal, ground or fundamental, and the vascular or conducting. तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं भाई कि टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के होते हैं प्लांट में. 3. Now this chapter which actually seems a little boring and dry, I hope you all are realizing कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी सिंपल भी है. टिश्यू सिस्टम्स जो हैं, अगर आप देखो इसको इस तरह से लिख लेते हैं. तो पहला था एपिडर्मल, दूसरा है ग्राउंड, also called fundamental,
और तीसरा है the third one is called the vascular or the conduction tissue, or the conducting also you can call it. Vascular tissue or conducting tissue. अब हर एक को डिटेल में करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जब अब ये चैप्टर को आप पढ़ोगे तो अब ये याद रखना है ना कि भाई इसको रिवाइज कर, आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लेने में। कैसे करेंगे, पहले टिश्यूज ले लिए, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, है ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके चार्ट बना लेना है, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। टिश्यूज समझ में आ गए, फिर टिश्यू के सिस्टम्स, तो वैसे ही कॉमन सेंस यार, जैसे ह्यूमन बीइंग में हमने कितने इन डेप्थ किया था ना, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, बोन होता है, कार्टिलेज होता है, तो उसको हमने ऐसे रैंडमली थोड़ी पढ़ा, हमने उसको क्लासिफाई किया ना कि भाई एपिथेलियल अलग है, मस्कुलर अलग है, नर्वस अलग है, ऐसे अलग अलग नहीं किया था। बस वही फंडे करने, और एक बार आपको मसल पता चल गई तो आप उसको फिर सिस्टम में घुसाओ ना। जैसे मस्कुलर में भाई हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर, तो वो मस्कुलर में आता है, तो वो ऑर्गन सिस्टम है। वैसे वैसे ही यहाँ पे आई होप ये समझ में आ रहा है। तो एपिडर्मल किसको बोलेंगे, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी है उसको। अच्छा, उन्होंने इन जनरल प्लांट बॉडी बोला, ऐसा तो बोला नहीं कि रूट का अलग एपिडर्मल या रूट या शूट का, ये रूट हो, शूट हो, कुछ भी हो, जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मल। एंड एपिडर्मल नाम ही वही है यार, नाम इटसेल्फ इज सो ऑब्वियस कि एपिडर्मल का मतलब होगा आउटर मोस्ट। काफी ऑब्वियस सी चीज हो गई है। तो अगेन, तो द एपिडर्मल टिश्यूज में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो होती है। अगेन एपिडर्मल टिश्यूज के भी कंपोनेंट्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? इट कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, दैट इज द ट्राइकोम्स एंड द हेयर्स। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। इन जनरल कोई भी प्लांट बॉडी का पार्ट हो, उसका जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी थर, बाहरी लेयर, बाहरी सतह परत जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, वो है एपिडर्मिस। They are compactly arranged cells which form a continuous layer. Think of it like your skin. जैसे आपके केस में आपका एपिडर्मिस क्या है, आपका स्किन का लेयर है। यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है हमारे केस में भी, तो भाई यहाँ पे भी सिंगल लेयर्ड है। What are they made of? They are made up of parenchymatous. ये मैं बार बार बोल चुका हूँ ना, parenchymatous cells ही बल्क बनाते हैं। They are parenchymatous cells with a large vacuole and थोड़ा सा cytoplasm. Outside, the outside layer is covered with a waxy thick layering called cuticle. It prevents the loss of water. Cuticle is absent in roots. Important line. Factual है. Stomata are structures present in the epidermis of the leaves. They regulate the process of transpiration and gaseous exchange. What is transpiration? तो ये water exchange है। H2O का exchange from the leaf surface is transpiration. टेक्निकली आप बोल सकते हो वाटर का इवेपोरेशन, एक्सचेंज वर्ड भी सही नहीं है, वाटर का इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेस। स्टोमेटा दो होते हैं, तो एक सिंगल को हम लोग स्टोमा बोलते हैं। एक स्टोमा is made up of two guard cells which enclose the stomatal pore. In grasses, guard cell are dumbbell shaped. दोनों एग्जाम्पल आपको ग्रासेस का दिया हुआ है। सबवे नहीं होते डम्बल शेप, मेजॉरिटी आपको मिलेंगे डम्बल शेप, नो डाउट, बट आपके एग्जाम्पल उन्होंने जो लिया उसके हिसाब से आप याद रखो डम्बल शेप, किडनी शेप। आजकल नए सैमसंग के वो बर्ड्स आए हैं, देखिए वैसे बीन शेप भी आ गए, ये वाले ऐसे बीन शेप बर्ड्स आए ना सैमसंग के, वैसे बीन शेप भी हो सकते हैं, डम्बल शेप भी हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। आउटर वॉल
are thin, inner walls are thick. Guard cells possess chloroplast and they regulate opening and closing of stomata. Sometimes few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized and they become subsidiary cells which will help the guard cells. The guard cells and the subsidiary cells together are called the stomatal apparatus. अच्छा, इसको वापस से अगर आप फंडामेंटली कंपेयर करना चाहते हो, वी हैव स्टडीड एग सेल एंड एंटीपोडल्स टुगेदर आर कॉल्ड एग apparatus. बाजू बाजू के एक दूसरे को हेल्प करें. वैसे ही याद रखो कि भाई गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल मिलाकर बनता है स्टोमेटल apparatus. काफी सिंपल चीज. स्टोमेटल पोर वगैरह ये बीन शेप भी हो सकते हैं या डम्बल शेप भी हो सकते हैं. रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल. ये नीट में आया हुआ है, नॉट मतलब पुराने टाइम में जब AIPMT वगैरह बोलते थे. रूट हेयर किस सेल के इलोंगेशन होते हैं? तो आंसर है एपिडर्मल टाइप ऑफ सेल के. ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स. तो रूट पे रूट हेयर, स्टेम पे ट्राइकोम. फंडा बेसिकली सेम, दोनों एपिडर्मल सेल ही है. बाल तो बाल होता है भाई, लेकिन नाम अलग दिए. रूट पे तो रूट हेयर बोलो, स्टेम पे तो ट्राइकोम बोलो. ट्राइकोम्स जो है, अब देखो रूट का जो है वो यूनिसेल्युलर था, आप नोटिस करोगे. रूट वाला जो है वो यूनिसेल्युलर था बच्चों, रूट हेयर जो था. बट ट्राइकोम जो है वो मल्टी सेल्युलर होता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर. ने भी ब्रांच, अनब्रांच वगैरह वगैरह. दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस. जितने ज़्यादा यहाँ पे बाल होंगे स्टेम के ऊपर, उतना सरफेस एरिया वो कवर करेंगे और वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे. Ground tissue system. All tissues except the epidermis and the vascular bundles. अगेन ये मिसकंसेप्शन. पब्लिक सोचती है कि जो ग्राउंड के नीचे वो ग्राउंड टिश्यू. ऐसा नहीं. ग्राउंड मतलब बेस, फंडामेंटल बोला ना अपन ने. तो जो हमने ये देखा कि एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है और अंदर का जो वैस्कुलर बंडल है, जिस पे अभी हम लोग आएंगे, जाइलम फ्लोएम मिलाकर जो वैस्कुलर बंडल होता है, ये छोड़ के जो बचा वो ग्राउंड सिस्टम. सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट. क्या क्या इसमें? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तब बोलोगे सर ये तो वही हुआ ना सिंपल टिश्यूज. हाँ, तो सिंपल टिश्यूज मिलाकर ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना दिया. जैसा मैंने क्या बोला कि भाई आपको कोई पूछे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बना, मसल से ही बना है ना, राइट. कुछ नया तो लाए नहीं. स्केलेटल सिस्टम किससे बना है? बोन टिश्यू से ही तो बना है, कनेक्टिव टिश्यू से ही बना है ना. वैसे ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सिंपल टिश्यू से बना है. अब आई थिंक एकदम से क्लैरिटी आ गई होगी. अच्छा, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा. अब वो तीन में डिवीजन. पेरेन्काइमा कहाँ है? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में और स्टेम्स में और रूट्स में. ये सब जगह पे क्या बनेगा? पेरेन्काइमेटस सेल्स. ठीक है. इन लीव्स दे कंटेन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मेसोफिल. तो सेम फंडा, अब थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके उसको नए नाम दिए. स्टेम, रूट, पेरिसाइकल, पिथ, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रे. ये जगह पे पेरेन्काइमा को पेरेन्काइमा ही बोला. लीफ में पेरेन्काइमा को मेसोफिल बोला. और लीफ का मेसोफिल हमको पता है, हमने C3 C4 साइकिल में भी बात की उसके बारे में कि भाई क्रैंज एनाटॉमी में होती है ना, बंडल शीथ होते हैं, मेसोफिल लेयर होता है. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. अगेन इफ यू सी फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं. फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो अभी हम करने जा रहे हैं इसमें से मिलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट. तो अगर आप इस चैप्टर में से कुछ सिलेक्टिव चीजें अगर कर रहे हो तो आपको ये वाला पार्ट जरूर जरूर से रिवाइज करना है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, तो वैस्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं.
ग्राउंड सिस्टम में सिंपल टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। कौन से होते हैं भाई, मैंने अभी बता दिया, जाइलम और फ्लोएम मिलाकर बनता है वैस्कुलर बंडल। टुगेदर दे फॉर्म वैस्कुलर बंडल। इन डाइकॉट्स कैम्बियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। मोनोकॉट्स में सिर्फ जाइलम फ्लोएम मिलेगा, डाइकॉट्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलेगा। अब उसकी अरेंजमेंट के ऊपर बहुत सारा फर्क है। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो सकता है, जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट बीच में, ऐसा मल्टीपल लेयर्स बीच में कैम्बियम, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, उसके बाहर कैम्बियम, ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल अभी हम लोग करेंगे, है ना। सो जैसा मैंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। द वैस्कुलर बंडल्स दैट हैव द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary tissues. Of course, कैम्बियम का काम ही सेकेंडरी है, तो रटवा दिया है मैंने। दे आर कॉल्ड ओपन। तो जिसमें कैम्बियम है वो ओपन, सिंपल है। देखो, जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस कैम्बियम इज इक्वल टू ओपन, तो ये तो क्लियर है ना। और जिसमें नो कैम्बियम, तो सिर्फ जाइलम प्लस फ्लोएम, ये क्लोज्ड, ये क्लियर है दिमाग में। अच्छा, ओपन वाला डाइकॉट्स में दिखेगा बॉस, क्लोज्ड वाला मोनोकॉट्स में दिखेगा, ये भी क्लियर है। डाइकॉट्स वाला सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा और ये वाला सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। अब कितना क्लियर और कितना सिंपल हो गया, देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप नोट करोगे बहुत सिंप्लीफाई हो गया ना ये, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज, ये जो बाजू में लिख रहा हूं ना मैं, ये सब आपको याद करना है, बहुत ध्यान से याद करना है, तभी आपको ये एमसीक्यूज में काम आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ओपन हो गया। इन मोनोकॉट्स अगर हम देखें तो नो कैम्बियम, डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू एंड दे आर क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर, तो ये अरेंजमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत एमसीक्यूज आते हैं। When arranged in alternate manner along the different radii, it's called radial arrangement, such as in the roots. तो ये पहली वाली जो है इसको बोलते हैं रेडियल। देखो, रेडियल होती है रूट्स, आर इजी टू रिमेंबर, रेडियल होती है रूट्स। अच्छा, इन कॉन्जॉइंट टाइप xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. अच्छा, कॉन्जॉइंट को मैं कॉन्जॉइंट ओपन बोलूं कि क्लोज बोलूं? देखो क्या है, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम है, तो कॉमन सेंस है कि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड ही हो जाएगा। ये वाला जो बनाया हुआ ये वाला डायग्राम कॉन्जॉइंट क्लोज, और यही जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम डाल दिया तो कॉन्जॉइंट ओपन हो गया। तो अब ये कितना इजी हो गया, देखो, कॉन्जॉइंट क्लोज और कॉन्जॉइंट ओपन आप आंख बंद करके बना पाओगे। जब दोनों के बीच में कैम्बियम नहीं है तो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, और है कैम्बियम तो कॉन्जॉइंट ओपन। कहाँ होते भाई कॉन्जॉइंट क्लोज्ड? पहला ये देखो तो स्टेम और लीफ में, स्टेम एंड लीफ ये होते हैं, ये वो रेडियल वाले रूट में, ये होते हैं स्टेम एंड लीव्स में। काफी सिंपल स्वाभाविक सी चीज है। अब आ जाते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट पे। तो स्पेसिफिकली अब इन्होंने डाइकॉट रूट का अलग और मोनोकॉट रूट का अलग, फिर डाइकॉट स्टेम का अलग, मोनोकॉट स्टेम का अलग, डाइकॉट लीफ का अलग, मोनोकॉट लीफ का अलग, ऐसे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। इसमें से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं यहाँ पर, नो डाउट, बट विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई दोज एंड विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये लोग ने पहली बात तो डाइकॉट में एग्जाम्पल किसको बनाया भैया? तो डाइकॉट में एग्जाम्पल बनाया सनफ्लावर को, ये देख लेना, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है डायग्रामेटिक क्वेश्चन में डाइकॉट हटा के सनफ्लावर डाल दे, फंडा से वो एक ही बात है, ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहे।
इसमें क्या करने का ना, आउटर टू इनर लेयर्स लिखते जाने का। ये सिंपल सिंपल तरीका है इसको करने का। आउटर टू इनर लेयर्स जो है वो हम लोग लिखते जाएंगे। देखना कैसे देखते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपीब्लेमा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, आउटर मोस्ट जो है वो एपीब्लेमा है। ठीक है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते वो ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉर्टेक्स। एपीब्लेमा बेसिकली क्या है, यूनिसेल्युलर रूट हेयर। हमने को पता है वैसे तो आउटर मोस्ट रूट हेयर ही है, हमको मालूम है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। बट एपीब्लेमा और कॉर्टेक्स के बीच में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन जो है रूट हेयर्स, इसी को इन्होंने एपीब्लेमिस प्लस एपिडर्मिस प्लस रूट हेयर जो है, इसी को इन्होंने एपीब्लेमा बोला है। समझो बात को। तो एपीब्लेमा में आ गया एपिडर्मिस और उसी का एक्सटेंशन जो है, एपिडर्मल का ही एक्सटेंशन है ना रूट हेयर्स, तो हमको मालूम है ये तो। ठीक है, उसके बाद आ गया भैया कॉर्टेक्स। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ बड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायग्राम देखना है और आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट लिखते जाना है। सिंपल होगी बात। तो अब मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है ना, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट यहाँ पे लिखते जाना है। तो ये देखो, आउटर मोस्ट आपका रूट हेयर, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, इसको उन्होंने एपीब्लेमा बोल दिया। फिर आता है कॉर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, फिर पिथ, फिर फ्लोएम। अच्छा, प्रोटोजाइलम के बाद मेटाजाइलम आ रहा है। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक्सार्च या एंडार्च। दिस विल शो हाउ मच अटेंशन यू आर पेइंग, कितना ध्यान है आपका लेक्चर देखते वक्त, पता चल जाएगा मुझे। खुद से ये सवाल करो और खुद से जवाब दो। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट हो गया। ये किसका था भैया, डाइकॉट रूट का। अब सेम आप कंपैरेटिव देखेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा मोनोकॉट। तो रूट हेयर बाहर था, रूट हेयर बाहर इसमें भी है। एपिडर्मिस है, उसके बाद एपिडर्मिस है। कॉर्टेक्स है, हाँ भैया कॉर्टेक्स है। एंडोडर्मिस, हाँ एंडोडर्मिस है। पेरिसाइकल है, हाँ पेरिसाइकल है। फिर फ्लोएम आ गया। तो यहाँ पर अलग अलग जो है उसको मार्क कर लो। देखो, पेरिसाइकल के बाद यहाँ पर प्रोटोजाइलम था, यहाँ पे फ्लोएम आ गया। उसके बाद प्रोटोजाइलम, ये यहाँ पे मेटाजाइलम आ गया। उसके बाद पिथ, फिर फ्लोएम। लेकिन यहाँ पर तो टेक्निकली अगर हम देखें तो मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम, इनकी अरेंजमेंट, इनका जो सीक्वेंस है वो बदल दिया है, वो बदल दिया है। बाकी कुछ तो ज्यादा बदला नहीं भैया। सही बात है। तो ये हमने ऐसे देख लिया। अच्छा, तो ये हो गए, ये तो हो गया आउटर मोस्ट इनर मोस्ट लेयर। अब हर एक लेयर में है क्या भाई, उसके अरेंजमेंट में उसकी डिटेल क्या है स्ट्रक्चर की, उसके बारे में जरा बात करते हैं। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस टेक्निकली क्या है, ये कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है। कंप्राइजेस ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। तो एंडोडर्मिस जो टिश्यू है उसके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होती। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, the tangential and the radial walls of endodermis have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of strips, and they are called as the Casparian strips. जैसे पेक्टिन देखा, वहाँ पे लिग्निन देखा, सेलुलोज हेमीसेलुलोज देखा, तो वैसे ही यहाँ पर है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बट वो किससे बनी हुई है, वो एक मटेरियल से बनी हुई है जिसका नाम है सुबेरिन। देन यू हैव पेरेन्काइमेटस सेल्स का एक लेयर है, दैट इज पेरिसाइकल।
कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के नीचे। ठीक है, क्या काम है पेरिसाइकिल का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ का यहाँ पर शुरुआत होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये होता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल का रोल अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, पेरिसाइकिल इज इक्वल टू बेसिकली इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो पेरिसाइकिल जो है दैट इज फॉर इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। एंड उसके पहले वाला जो था एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की क्या खासियत थी भाई, एंडोडर्मिस की खासियत थी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स उसकी वॉल पे, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किससे बनी हुई थी, ये बनी हुई थी सुबेरिन नाम के मटेरियल से, इससे बनी थी, सुबेरिन नाम के मटेरियल से बनी हुई थी। पिथ इज स्मॉल, डाइकॉट रूट में पिथ बहुत ही पिथ मतलब सेंटर बेसिकली, पिथ यानी कि सेंटर, पिथ छोटा होता है डाइकॉट रूट में, ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यूज थे, जो सेंटर है कोर बहुत छोटा है। Parenchymatous cells that lie between the xylem and the phloem are called the conjunctive tissue. Again, this is quite important. Xylem और phloem जो है हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है बाजू बाजू में, बट बीच में जो बल्क बनाने के लिए parenchymatous tissues तो चाहिए ही। There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. Later a cambium ring develops because भाई ये तो डाइकॉट है, डाइकॉट में cambium तो होगा ही between the xylem and phloem। अच्छा, कैम्बियम की रिंग दोनों के बीच में आ गई, तो कॉन्जॉइंट ओपन या क्लोज, देखो कैम्बियम की रिंग आ गई ना, कॉन्जॉइंट ओपन। अब थोड़ा सा याद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, तो इनका बंडल जो है, मतलब कि अगर हम लोग इसकी एक पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम दें एक साथ, तो पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ टुगेदर is known as stele. Some people call it stele, some people call it stele. It's actually stele only. STEEL जो होता है वही सेम प्रोनाउंसिएशन वही है। तो स्टील कुछ अलग है, कुछ नया है? नहीं भाई, स्टील बेसिकली एंडोडर्मिस के बाद वाला जो है, तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये यहां से, इसको हम लोग बोल देंगे स्टील। एकदम आसान, कुछ बड़ा नहीं है। आई होप ये एकदम से सिंप्लीफाई हो गया होगा आप लोगों के लिए अब तक। तो मोनोकॉट रूट में देखो उन्होंने फिर छोटे में ही खत्म कर दिया, क्योंकि सीक्वेंस तो लगभग सेम था। फर्क सिर्फ देखने ना, फर्क क्या है, यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट। वहां पे 2 to 4 थे, यहाँ पे मोर देन 6 होंगे। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है, और इसमें डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों भाई? क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। क्यों? अच्छा, कैम्बियम एब्सेंट बोल सकते हो, ओपन टाइप बोल सकते हो, सबका मतलब तो खैर एक ही बात है ना। कैम्बियम नहीं है तो ओपन टाइप है, और कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं है। कौन सी बड़ी बात होगी? अगेन, अब डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंस हो गया। अब स्टेम का देखते हैं। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, हमको ये भी मालूम है। इट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये सारी चीजें अब रिपीट होने लगेगा। मे हैव, अच्छा उसके ऊपर जो ये है क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन जो रूट पे रूट हेयर थे, तो स्टेम पे ट्राइकोम्स होंगे, ये भी पता है। स्टोमेटा थोड़े बहुत हो सकते हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स, ये भी हमको मालूम है। कुछ नया नहीं बता रही है, वही बता रहे हैं फिर से। बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, दे आर कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो अब ये कुछ नया बताया क्या भाई इन्होंने? नहीं। देखो ऊपर वापस जाते हैं डायग्राम में भैया, देखते हैं। तो वो बोल रहा है भाई पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच का तो कॉर्टेक्स ही है ना, बट यहां पर क्या डिफरेंस था कि भाई एंडोडर्मिस भी आ गया था। चेक करो, ये देखो एपिडर्मिस ये रहा, ये एपिडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है, उसके बीच में कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस दोनों आया। यहां पे देखते हैं स्टेम में क्या है। तो बोल रहा है
कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में 3 जोन्स है, आउटर हाइपोडर्मिस जिसमें कॉलिन काइमेटस सेल्स है, उसके बाद पेरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस, एंड अंदर का जो लेयर है कॉर्टेक्स का वो एंडोडर्मिस। अगेन ध्यान से देखना, फिर से वापस समझाता हूं, ये पार्ट को फिर से देखो। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, बरोबर है। तो यहां पर कॉर्टेक्स का ही अंदर का लेयर एंडोडर्मिस था, कॉर्टेक्स बोला एंडोडर्मिस बोला। अब यहां पर बोला भाई कॉर्टेक्स के अंदर एक नहीं 3 लेयर गिन, हाइपो, फिर पेरेन्काइमेटस, फिर एंडो, ऐसा। फंडामेंटल आइडिया इज रिमेनिंग द सेम। दे आर रिच इन स्टार्च, एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्च शीथ। पेरिसाइकिल का काम क्या था भाई? is present on the inner side of the endodermis, same। नया क्या है? तो नया ये रहा, in between the vascular bundles there are a few layers of radially placed parenchymatous cells, they are called medullary rays। Large number of vascular bundles are arranged in ring like form। The ring is a characteristic feature of the dicot stem। All the vascular bundles are conjoint and open, again we know na, xylem, phloem and cambium है तो conjoint है, open है। with end arch protoxylem, ये भी हमको मालूम है भाई, स्टार्टिंग में देखा था, फिर से बोल रहा हूँ याद कर लेना, end arch ex arch बहुत इंपॉर्टेंट है। Central portion is called the pith। मोनोकॉट स्टेम भाई, तो फंडा वही सेम, यहाँ पे ज्यादा स्क्लेरेंकाइमेटस है, वहां पे कोलिनकाइमेटस थे। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं, बंडल शीथ होती है, ग्राउंड टिश्यू, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं। मोनोकॉट है तो कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होंगे, सीधी बात है। जनरली स्मॉलर। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है? डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में तो एब्सेंट है ना भाई। देन ग्लासेस लीफ, आई थिंक ज्यादा नहीं बचा अभी ये चैप्टर, 3-4 पेजेस, यस, विल फिनिश इट ऑफ फास्ट। ओके, 3 मेन पार्ट्स टू द लीफ। लीफ के पार्ट्स एक्चुअली हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, मोनोमॉर्फोलॉजी में हमको मालूम है पीटियोल क्या होता है, लीफ ब्लेड क्या होता है वगैरह वगैरह। वो बाहर का था, वो एनाटॉमी थी, बाहर का था। ये अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में है, उसको देखेंगे। सॉरी, वो मॉर्फोलॉजी थी, ये एनाटॉमी, अंदर का स्ट्रक्चर। सो द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, दैट इज एपिडर्मिस, अगेन आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, बीच का इज मेसोफिल, एंड तीसरा इज वैस्कुलर सिस्टम। तो एपिडर्मिस जो है वो ऊपर और नीचे। अब ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे अपर, अपर को हम कहते हैं अडैक्शियल, और बॉटम लेयर यानी कि लोअर यानी बॉटम लेयर को हम लोग कहते हैं अबैक्शियल। लीफ के अपर और लोअर को हम लोग अबैक्शियल और अडैक्शियल ऐसा बोलते हैं, है ना, इस तरह से। अबैक्शियल सरफेस, जैसे डॉर्सल और वेंट्रल आप बोल सकते हो ना, वैसे अबैक्शियल। देखो अपर सरफेस, लोअर सरफेस। क्यूटिकल होगा ही, क्योंकि भाई लीफ ही तो मेन एक्सपोज्ड है ट्रांसपिरेशन को। अबैक्शियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे, अगेन कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि टू चेक मतलब टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। काफी लॉजिकल और बुद्धिमानी की बात है। ये लीफ है, यहाँ स्टोमेटा होंगे तो सन तो ऐसे आ रहा है ना, ऊपर है, ये रहा, तो डॉर्सल सरफेस ज्यादा एक्सपोज, यहाँ स्टोमेटा होंगे ज्यादा ट्रांसपिरेशन, नीचे रखो तो अब लीफ ऐसे थोड़ी
हवा आएगी तो ऐसे ठीक है, पर लीफ का ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सपोज है कि ये ऊपर वाला ज़्यादा एक्सपोज है, तो नीचे रखो स्टोमेटा, तो कंट्रोल हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा, वही तो फंडा है। तो अबैक्सियल पे ज़्यादा होगा स्टोमेटा। समटाइम्स यूल रेयर इन रेयर केसेस यू फाइंड अडैक्सियल पे एक भी स्टोमेटा कम होते हैं या नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। इट possesses chloroplasts and carry out photosynthesis. It is made up of parenchyma again, जहाँ कुछ ना समझे parenchyma. It has two types of cells, ठीक है, two types of cells होते हैं, palisade parenchyma and spongy parenchyma. palisade वाला अडैक्सियल यानी ऊपर है, एंड लूजली अरेंज्ड वाला वो अबैक्सियल पे है, दैट इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड। ह्यूमरस लार्ज स्पेसेस वगैरह। वैस्कुलर सिस्टम, इसमें क्या क्या वैस्कुलर बंडल्स हैं, वेन्स मिडरिब्स होती हैं लीफ में, ये हमको ऑलरेडी मालूम है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा। वेन्स वेरी इन थिकनेस, रेटिकुलेट हैं इन द डाइकॉट, और मोनोकॉट में कैसी है, बस पैरेलल। द वैस्कुलर बंडल, तो दिस इज दो यूनिक वाले मैंने ऐसे ये टील कलर में मार्क किए, देख लेना यूनिक पॉइंट्स। मैंने ऐसे सीक्वेंस, ये ब्लू वाले जनरल पॉइंट्स हैं, येलो वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो टील कलर वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। मोनोकॉट लीफ जो है ना, वो आइसोबाइलैटरल कहलाती है। अच्छा, डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलैटरल में भी फर्क है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब जिसका डॉर्सल और वेंट्रल अलग अलग दिखता हो, जैसे पान का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर का पत्ता डार्क ग्रीन स्मूथ कलर का होता है, वैक्सी टाइप का, नीचे का जो है वो लाइट ग्रीन, और उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट आपको वेन्स दिखेंगे, तो वो डॉर्सी वेंट्रल। आइसोबाइलैटरल कैसी होती है, यानी कि दोनों ऊपर नीचे दोनों डॉर्सल वेंट्रल सेम, आलू भालू एक ही है इसका, ठीक है। ये मोनोकॉट लीफ होगी, इज सिमिलर टू डॉर्सल वेंट्रल इन मेनी वेज, बट मेनली दैट फंडा क्या है कि डॉर्सल और वेंट्रल एक चीज है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, अब जैसे सिमिलर है तो भाई दोनों सरफेस पे होंगे। मीजोफिल में नो डिफरेंशिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मतलब पैलिसेड और स्पॉन्जी अलग अलग नहीं है, मीजोफिल इज मीजोफिल, है ना। एक एक्सेप्शन, एक अलग यूनिक फीचर है इन ग्रासेस। मोनोकॉट्स का बहुत ही प्राइम एग्जांपल है ग्रासेस, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इन ग्रासेस adactial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells called the bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed, and when they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss. So technically घूम फिर के वो ये कहना चाह रहे हैं कि bulliform cells are modified epidermal cells that help to prevent water loss by curling the leaf away from sunlight. Makes a lot of sense. मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें क्या नया बताया। एंड वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ ऑल वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ द सिमिलर सेम साइज, एक्सेप्ट बड़ी वाली जो मेन मिडरिब होती है, वेन होती है, उसमें थोड़ा बड़ा होते हैं, बाकी सब में सेम साइज होते हैं, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब आ जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे। तो सेकेंडरी ग्रोथ में बार बार घूम फिर के हम लोग एक वर्ड के ऊपर चिपक गए थे, वो था कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ में डिटेल में बात होगी किसकी बॉस, कैम्बियम की बात होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ में बात हो रही है कैम्बियम की। ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विल हैव विद द हेल्प ऑफ अपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो गर्थ में इंक्रीज होती, गर्थ
जैसे अभी मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो भाई मैं जब छोटा था बचपन से लेके 17-18 साल की उम्र तक हाइट मेरी तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, बट जो भी बढ़ गई हाइट वो मेरी प्राइमरी ग्रोथ थी। उसके बाद सिर्फ गर्थ ही बढ़ रही है, मतलब पेट आगे आ रहा है, मोटे हो रहे हैं सब जगह से, वो सेकेंडरी ग्रोथ है समझ लो। ठीक है, आई नो बैड जोक बट इट इज ट्रू, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, है ना। लेंथ बढ़ेगी तो प्राइमरी, और जो गर्थ बढ़ेगी तो सेकेंडरी। ठीक है, सिंपल। Tissues involved in secondary growth are the lateral meristems, the vascular cambium and the cork cambium. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम के साथ साथ लैटरल मेरिस्टेम्स भी काम आते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलते थे हैं कि हाँ भाई प्राइमरी जो ये है क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओनली प्राइमरी ग्रोथ, not completely, as I told you in the beginning of the lecture also, not 100% true. Lateral meristems also contribute to secondary growth. अच्छा, वैस्कुलर कैम्बियम। अब कैम्बियम के टाइप जो है ना, वो द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। कटिंग ऑफ मतलब बेसिकली उनको डिवाइड करना। इट इज प्रेजेंट इन पैचेस, इनिशियली प्रेजेंट इन पैचेस, लेटर बिकम्स रिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग कैसे होती है? इन डाइकॉट स्टेम्स cells of cambium are interfascicular or intrafascicular, sorry. In dicot stems they are intrafascicular. The cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium. Thus a continuous ring of cambium is formed. ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। medullary rays get modified to become interfascicular cambium. मेडुलरी रेज क्या है आपको अगर याद नहीं है तो फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ, चेक करो क्या है। देखो, इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं जो रेडियली प्लेस होते हैं। मतलब वैस्कुलर, दो वैस्कुलर बंडल, एक जाइलम फ्लोएम का ग्रुप, एक जाइलम फ्लोएम का ग्रुप। डाइकॉट है तो जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम, और उनके बीच में जो पेरेंकाइमेटस सेल है उसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा अभी। कैम्बियल रिंग क्या करती है? अच्छा, ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये आप लोगों को शायद याद भी होगा, टाइप्स ऑफ बार्क है ना, टाइप्स ऑफ वुड, टाइप्स ऑफ बार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नीट पे इसमें। आपने कुछ एमसीक्यूज अगर अटेम्प्ट किए होंगे इस चैप्टर के पहले तो उसमें आपने देखा होगा, तो आज उसको भी अपन वैसे भी डिटेल में करने वाले। कैम्बियल रिंग्स जो है वो एक्टिव हो जाती है वगैरह वगैरह, वो तो फालतू है। cells towards the pith become secondary xylem, cells towards the periphery become secondary phloem. तो जो वैस्कुलर बंडल जो बन रहा है ना, तो जो सेंटर की तरफ है वो जाइलम बनता है, तो पेरिफेरी की तरफ है वो फ्लोएम बनता है। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। ये दिस इज वन ऑफ दोज वेरी पॉपुलर इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इनकरेक्ट और करेक्ट वाला वैसा टाइप का क्वेश्चन। तो कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन इनर देन आउटर। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज ऑलवेज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि भाई इनर यानी कि पिच की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बन रहा था, अगर कैम्बियम अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है तो जाइलम ज्यादा बनाएगा, कॉमन सेंस की बात है। और जाइलम ज्यादा बनाएगा, जाइलम में ज्यादातर टिश्यू डेड है, तो लकड़ा जो बनता है वो बनाने में हेल्प करता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो ग्रेजुअली गेट्स क्रश्ड बिकॉज कंटिन्यूसली जाइलम बन रहा है। प्राइमरी जाइलम जो है वो रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट अराउंड द सेंटर। In some places, cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem in radial direction. These are called the secondary medullary rays. Not very important. It's okay. फालतू, इसको इग्नोर करो, चलो आगे बढ़ते हैं। फालतू चीज़ें, फालतू चीज़ों पे इतना ये नहीं करना है आपने, क्या टाइम वेस्ट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट अगेन, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भैया ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ये मौसम के हिसाब से उन्होंने बताई। फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन टेम्परेट रीजन्स
क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट दिस थिंग ट्रू, नॉट यूनिफॉर्म। तो इसीलिए स्प्रिंग सीजन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत कि ये टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं। इन स्प्रिंग सीजन cambium is very active, produces a large number of xylem elements having vessels with wider cavities. ये सब फालतू फालतू चीजें नहीं याद करनी, इतना याद करो। स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज एक्टिव, वुड फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। विंटर में कैम्बियम इज लेस एक्टिव, वुड फॉर्म्ड is called autumn wood or late wood. What is the difference between the two? तो spring wood में vessels with wider cavities है और winter wood यानी autumn wood और late wood में narrower vessels है। ये wider हैं, ये narrower है। अच्छा, जिसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं gaps, wider cavities होंगी, वो लाइट इन कलर होगा, हाँ कि ना, और लोअर डेंस। थोड़ी कॉमन सेंस है ना ये, तो लोग ना इसको रट्टा माने जाते हैं और बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये याद नहीं रहता। काय को, सिर्फ इतना ही याद रखना है, जहां पर बड़े बड़े कैविटी है उसकी डेंसिटी तो कम ही होगी, कलर तो लाइटर ही होगा। तो ऑटम वुड जो है वो नैरो, वेसल्स नैरो है, कैविटीज नैरो है, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ऑटम वुड कैसा होगा, डार्क होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सही है कि नहीं? ये दो टाइप को मिला दो ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, तो बनती है एक एनुअल रिंग, एंड इट गिव्स यू एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री। जैसे कार्बन डेटिंग से अपन वो डायनासोर के, आपने ये देखो फिजिक्स में पढ़ा होगा, कार्बन डेटिंग करके आप पुराने फॉसिल की एज बताते हो, वैसे ही आप ये रिंग्स देखकर ट्री की एज बताते हो। जैसे ऑटम वुड और ये हुआ विंटर वुड, वैसे ये हार्ट वुड एंड सैप। इन ओल्ड ट्रीज सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब नॉनसेंस चीजें, बहुत सारी चीजें। सो इट मेक्स इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। दिस रीजन कंप्राइजेस ऑफ dead elements with highly lignified. Dead elements with highly lignified is what? It's basically the characteristic of what? Dead, ज़्यादा dead और lignified किस में था? स्टार्टिंग में क्या था? जाइलम में था। तो जो कोर है, जो पुराने पेड़ हैं उनका जो कोर है वो, देखो अब सारे पॉइंट्स को अपन कैसे कोरिलेट करके ये समझ सकते हैं। जाइलम में स्टार्ट में बोला था कि 4 कंपोनेंट्स से, 4 में से 3 डेड थे, 1 लिविंग था, मतलब ज्यादा करके डेड है। सब में लिग्निन हर जगह देखा था, हाँ भाई लिग्निफाइड भी है। अभी जस्ट ऊपर ये पढ़ा कि टुवर्ड्स द सेंटर, पिच की तरफ ये वाला, तो ज्यादा एक्टिव कैम्बियम है तो ज्यादा जाइलम बनता है। तो जो कोर है, सेंटर है, वो ज्यादा डार्क होगा, ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा कड़क होगा, ज्यादा आप बोल सकते हो ड्यूरेबल लकड़ी होगी उसकी। इसको हम कहते हैं हार्ट। हार्ट मतलब आपका कोर, हार्ट वुड। और बिकॉज ये कड़क है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, पर बिकॉज ये डेड हो चुका है और इसकी जो सारे जो गैप्स वगैरह हैं वो भर चुके हैं इन सब चीज़ों से, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, व्हाटएवर, सो इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट बट इट डज नॉट कंडक्ट वाटर। आई होप ये समझ में आएगा। बहुत सिंपल चीज़, मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको ये चीज़ बताई है। आई होप समझ में आएगा। पेरिफेरल रीजन जो है इसका, बाहर का लेयर, अंदर का लेयर तो हार्टवुड हो गया। पेरिफेरल जो है, इसको सेकेंडरी जाइलम को मार्क नहीं करूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पेरिफेरल रीजन जो है वो लाइटर होगा, इसको हम लोग कहते हैं सैपवुड। ये कंडक्शन ऑफ वाटर, क्लियर एकदम, ठीक है। तो अंदर हार्टवुड, बाहर सैपवुड। हार्टवुड कड़क, वाटर कंडक्ट नहीं करता। सैपवुड हल्का, थोड़ा नरम, कंपैरेटिवली नरम, कंपैरेटिवली लाइटर इन कलर, और पानी कंडक्ट करता है। सेम फंडा था डेंसिटी के ऊपर। स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। या सेकेंडरी ग्रोथ है भाई, तो गर्थ बढ़ेगी।
कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजेन। क्यों बनता है ये, क्यों बनता है ये? बिकॉज इमेजिन करो, अगर फिर से मैं मेरा एग्जांपल है, कोई इंसान जैसे ना जिसका वजन मतलब बढ़ते जा रहा है, गर्थ बढ़ रही, मोटा होता जा रहा है, तो स्किन ऊपर की फटेगी। कितना सिंपल लॉजिकल चीज है नेचर जो करता है। अगर मेरा यहाँ से मास ऐसे बढ़ जाए तो स्किन फटेगी। आपने देखा होगा ना लोगों को मार्क्स होते हैं जो जिम विम बहुत करते हैं ना, द रॉक, ड्वेन जॉनसन की बॉडी देखो, क्लोजअप फोटो देख कर देखना गूगल पे, तो स्किन फटती है। फटना क्या है, अगर ये मास बढ़ेगा, अंदर से गर्थ बढ़ रही है, तो बाहर के लेयर जो है एपिडर्मल लेयर्स के सेल फटेंगे ना, तो उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या स्किन नहीं बनेगी? नहीं। खुल जाएगा, मसल खुला रहेगा? नहीं ना, स्किन तो बनेगी ना। तो वैसे ही यहाँ पे है ना बॉस। अब ये सेंटेंस देखो कितना लॉजिकल है। वो बोलता है एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, outer cortical and epidermal layer gets broken, needs to be replaced. Common sense. Hence, another meristematic tissue called cork cambium or phallogen develops in the cortex region of the tissue. So, cork कहाँ से वर्ड आया भाई? तो cork आया cortex से। आई होप ये एकदम से अब सिंप्लीफाई होके आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। किसी ने तो मुझे पूछा था कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। आई डोंट नो विच वन ऑफ यू हैड आस्क्ड, बट आई गेस नाउ इट्स वेरी सिंपल। इट्स अ कपल ऑफ लेयर्स थिक, इट इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है, मेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स, कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स। आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। जैसे कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को कट कर रहा था। अच्छा, ये बच्चे भी बहुत बार पूछते कि सर आप बार बार बोल रहे हो जाइलम और फ्लोएम को कट कर रहा था, मतलब क्या है? समझाता हूँ। है ना, आप लोग को थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, किसी किसी को, सबको नहीं। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि समझो ये ऐसा, इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, और यहाँ पे कैम्बियम डेवलप होना चालू है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है। तो ये कैम्बियम ऐसा, ये मेड्यूलरी रे, बीच में मेड्यूलरी रे, इसके बीच में कैम्बियम, फिर मेड्यूलरी रे, फिर बीच में कैम्बियम, फिर मेड्यूलरी रे, समझे? तो ये कट कर रहा है ना, ये जो पूरी रिंग तैयार हो गई, तो जाइलम एक तरफ हो गया, फ्लोएम एक तरफ हो गया। अब समझा? दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय कटिंग ऑफ द टिश्यू। तो वैसे ही जब कैम्बियम बनता है तो वो दो चीजों के बीच में बनता है, तो कट ऑफ कर देता है। जैसे रेलवे ट्रैक बना दिए, ये बोरीवली ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो फाटक बना दिया, वैसा फंडा है। तो यहां पर तो कॉर्क कैसे बनता है? जो आउटर है वो कॉर्क बोलते हैं, जो इनर है उसको फेलोडर्म। कॉर्क और फेलम, कॉर्क का दूसरा नाम फेलम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फेलोडर्म। कॉर्क सेल्स ये आप लोगों ने देखे होंगे, कॉर्क सेल्स, है ना? किसने ऑब्जर्व किए थे सेल्स पहली बार? रॉबर्ट हुक। कॉर्क सेल्स में उसने देखे ना, कॉर्क जो दिखते, हम लोग बियर नहीं, शैंपेन की बॉटल वगैरह पे कॉर्क्स लगाते हैं। तो कॉर्क इज इंपीरियस टू वाटर, अगेन ड्यू टू सुबेरिन। सुबेरिन हमने देखे कैस्पेरियन टेस्टिस में भी सुबेरिन डिपोजिशन थी, तो सुबेरिन डिपोजिशन एंड the secondary cortex or the phalloderm is parenchymatous. Phallogen, phellum and phalloderm together are called as periderm. Cork cambium और उसके आजू बाजू की दोनों लेयर्स। कॉर्क कैम्बियम का नाम क्या था? फेलोजेन। उसके बाहर के जो लेयर है उसको फेलम बोलते थे, अंदर के लेयर को फेलोडर्म बोलते थे। इन तीनों को टुगेदर इज कॉल्ड पेरिडर्म। कॉर्क कैम्बियम की वजह से होता क्या है? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, बिकॉज वो इम्परमेबल है पानी को, याद करना। तो क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम पानी को जाने ही नहीं देता एक तरफ, तो एक साइड ही पानी को जमा हो जाने देता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर विल बिल्ड अप ऑन द टिश्यूज अराउंड इट,
into the phylogen layer. बोलोगे सर फेलोजेन, हाँ फिर से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। फेलोजेन ही कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम था। तो कितने गोचू लोग हैं ना एनसीईआरटी वाले। ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स इन लेयर्स अराउंड फेलोजेन, एक ही ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स इन लेयर्स अराउंड कॉर्क कैम्बियम भी बोल सकते थे, उनको भी मस्ती कम नहीं है। एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग नाम यूज करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने को पता है ना इसके लिए। सो जो आजू बाजू के लेयर है दे डाई एंड दे स्लफ ऑफ। तो बार्क जो कॉमन टर्म है, इट्स अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। तो वो स्लफ जो निकलते रहता है, छाल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, पेड़ की छाल है ना, बार्क, वो जो है वो है उसके आजू बाजू का लेयर। बार्क रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स। बार्क में पेरिडर्म हो सकता है, सेकेंडरी फ्लोएम हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बार्क का मतलब पेरिडर्म भी हो सकता है जो अभी हमने किया, बार्क का मतलब सेकेंडरी फ्लोएम भी हो सकता है। पूछो क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जब कैम्बियम डेवलप होता है तो आउटर में सेकेंडरी फ्लोएम होता है और अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम होता है। तो कैम्बियम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, और कैम्बियम के आजू बाजू का एरिया पेरिडर्म, तो सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म सबसे आउटर मोस्ट, वही है छाल, वही है बार्क। वो तो सॉफ्ट वाला है, हमने देखा भी। देखो बार्क जो है वो अर्ली इन द सीजन अगर बना तो उसको हम लोग सॉफ्ट बार्क या अर्ली बार्क कहते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन बना तो हार्ड बार्क या लेट बार्क कहते हैं। ओके ये वाला थोड़ा यूनिक है। इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द प्लांट, अगर आप देखो ये वाला लेंटिसेल, द फेलोजेन अगेन कॉर्क कैम्बियम कट्स ऑफ का मतलब अभी समझा दिया, दो टिश्यू के बीच में जो उग रहा है तो कटिंग ऑफ हो रहा है। कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड parenchymatous cells on the outer side instead of the cork cells. These cells rupture, forming a lens shaped opening called lenticels. They permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the cell. तो अगर आप बार्क को ऐसा देखते हो, ठीक है, और उसके बीच में यहाँ पर ऐसे रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मल सेल्स हो रही है, ये जो फट गया है यहाँ से टिश्यू, वो फट गया क्यों? तो वहाँ से कम्युनिकेशन आ गया गैशियस एक्सचेंज के लिए। उस फटे हुए टिश्यू को, उसको जो लेंस शेप्ड रप्चरिंग होती है उसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। दे अकर इन मोस्टली वुडी ट्रीज, वी नो दिस, ठीक है। लेंटिसेल्स आपको वुडी ट्रीज में देखने मिलते हैं। ओके सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम हो गया बस, आई थिंक हाँ या दिस इज द लास्ट पार्ट। In roots, in the dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. We know this, of course. Cambium का मतलब ही secondary growth है, ये तो हमने already देख लिया। It originates from the pericycle tissue. हाँ, originates from pericycle, just above the protozoa, forming a wavy ring. Further events are similar to the ones described for a dicot stem. Same फंडा same. कैम्बियम की रिंग बनेगी, फिर जाइलम और फ्लोएम को वो कट ऑफ करेगी, सेकेंडरी ये बनेगी। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बट नॉट इन मोनोकॉट्स। तो एक ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है लोगों को, इसलिए इन्होंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे। अगर आप देखो कि अपन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कंफ्यूज जाते हैं, एक्चुअली क्या है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, पर एंजियोस्पर्म में जो डिवीजन है ना, मोनोकॉट में नहीं होगी, डाइकॉट में होगी, ऐसा फंड है। तो ऐसा ये नहीं है कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ये याद रख लेना है बस। दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
तो आई होप ये पूरा से क्लियर हो गया। क्या करना है, ये चैप्टर जब अभी आप लेके बैठोगे, सारे नोट्स का पीडीएफ भी मैं आपको भेज ही रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं लिंक में, और आपको तो मैं सेंड, तो जो मेरे बच्चे हैं उनको तो मैं आप लोगों को सेंड कर ही रहा हूँ। तो इसको क्या करना है आपने, सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो चैप्टर है, जब आप इसको अभी लिखोगे बच्चों, तो मेक श्योर करना कि आप हर एक टिश्यू को इस तरह से क्लासीफाई करके उसके बारे में अभी का अभी लिख के इसको लर्न कर लो, तो आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। आधे घंटे का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में नहीं भी मार्क करोगे तो एज इट इज़ या पीडीएफ को देख के आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है।